डॉक्टर सलीम, जरा अब हम थोड़ा सा फ्लाई करके चले जाते हैं बर्रे सगीर पाको हिंद की तरफ। वहां पर भी जो सियासी पोलराइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से बढ़ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कंट्रीज में है, लेकिन वहां पर हम क्यों नहीं देखते कि कोई इन्हीं के चलिए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक केस ले लेते हैं कि चीजें जो है डिटीरियोरेशन की तरफ स्लोली चलती चली जा रही, मैं बढ़ती तो नहीं कहूंगा, मैं स्लोली चलती चली जा रही हैं। लेकिन जो बातें डॉक्टर बुखारी ने कही और आपने भी उसे एंडोर्स किया कि यहाँ के ऊपर जिस तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ गड़बड़ होता है तो फिर उसके बाद सिस्टम जो है वो चीजों को ठीक करता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हमारे यहाँ जो अफराद हैं वो इंस्टीट्यूशन से बड़े हो जाते हैं, वो सिस्टम से बड़े हो जाते हैं। और हमारे यहाँ अगर आप उन इंस्टीट्यूशंस की भी बात करें तो हमारे यहाँ कोई इदारा जो है वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उस तक कन्फाइंड तो नहीं है। जिन पिलर्स ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं, सो वो डिसबैलेंस तो वहीं से शुरू हो जाता है और फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। हर इंडिविजुअल अपनी अपनी सतह पे कोशिश करता है कि मैं अगर सिस्टम को बीट कर सकता हूं तो उसका मतलब यह है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और मैं मेरी जो है वो फिर उस हिसाब से रिकग्निशन होनी चाहिए। ये वो जो मिसरा है ना कि मेरी तामीर में मुज़मिर है सूरत एक खराबी की, ये सिस्टम मुझे लगता है कभी कभी कि डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो, मैं हमेशा कहता हूं कि दोज हु मैटर डोंट केयर एंड दोज हु केयर डोंट मैटर। इसमें इसको परपेचुएट करते हैं सब आने वाले। अब अगर हम इस वक्त क्योंकि एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, मीडिया की बात हम अक्सर करते रहते हैं, अगर मैं उसी को मिसाल के तौर पर ले लूं तो हमारे यहाँ ये पीका का ऑर्डिनेंस जब नवाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने उसके जरिए मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की तो इमरान खान साहब ने उसकी मुखालफत की। जब इमरान खान साहब इख्तिदार में आ गए तो उन्होंने उसी को उठा के जो है वो इंटेंसिफाई करना शुरू कर दिया और पीएमएलएन ने उसकी मुखालफत की। अब पीएमएलएन दोबारा इख्तिदार में आ गई है तो वो उसको मजीद सख्त कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जी फौज पर तनकीद करने वालों को 7 साल कैद होगी और पता नहीं कितना जुर्माना होगा, और अब पीटीआई जो है वो उस रोल में चली गई है। सो हर चीज को जहां से हमने गुफ्तगू शुरू की थी, अगर आप एक पॉलिटिकल लेंस से देखेंगे, चाहे वो किसी की दुनिया से रुखसती हो, कोई ट्रेजिडी हो, कोई इकोनॉमी हो, कोई फॉरेन पॉलिसी डिसीजन हो, आप उसको सिर्फ इस नजर से देखेंगे कि ये मेरा पसंदीदा बंदा कर रहा है या मेरे पसंदीदा बंदे के हक में जा रही है या उसके खिलाफ जा रही है, तो फिर वहां पे इस तरह की सूरत हाल होना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। और सियासतदान जो हैं वो इस पे कैपिटलाइज करते हैं क्योंकि उन्हें लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को एड्रेस करना होता है। उनको लगता है कि इस तरह वो उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं विदाउट देम क्वेश्चनिंग देयर रेटरिक इन रिटर्न। तो उसके नतीजे में फिर आप वो सारी सूरत हाल देख रहे हैं। बट इट ऑल बॉयल्स डाउन टू वन फैक्ट कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होगा, अगर जो कानून का दायरा है वो सबके लिए एक ही तरह इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब जब आजकल हम अगर आप पिछले 4-5 साल की बात लें, ये जिस किस्म का रेटरिक हमने पहले नवाज शरीफ साहब की तरफ से सुना और आजकल इमरान खान साहब की तरफ से सुन रहे हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट गुड और बैड, उस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन जब उस पर ये सवाल उठाते हैं जो हमारे ये बलूचिस्तान के या केपी के पॉलिटिशियंस हैं जो कौम परस्त सियासत करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम तो इस तरह की बात करते हैं तो हमारे साथ कानून मुख्तलिफ तरीके से डील करता है और इनको खुली छुट्टी मिली हुई है, तो आप कैसे उनको जवाब देंगे? सो उस बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये दायरा सबके लिए एक जैसा नहीं होगा और ये तमाम सियासतदान मिलकर ये फैसला नहीं करेंगे कि हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन को और उस कानून को अपहोल्ड करना है इररिस्पेक्टिव कि उसके नतीजे में हम इक़्तिदार में आए या ना आए, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। मसला हल नहीं होगा। इस तरह रिपब्लिकन पार्टी जो है रिफ्यूज बनता जा रहा है स्लोली। देखिए कितना के ऑलमोस्ट $40 मिलियन फ्रॉम द लेबर डे टू नाउ दे स्पेंट कैंपेन अगेंस्ट नैंसी पेलोसी।
तो इसका इस तरह की चीजों का क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, जो बुखारी साहब ने अभी बातें की हैं, वो जिन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का और जिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का इन्होंने तस्करा किया, हम कम्युनिकेशन में और साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपके पीयर्स कौन थे, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, आपका रिलीजन क्या था, वगैरह वगैरह। इट ऑल एड्स अप जब तक आप फिर वो सोचने समझने की उस उम्र में आते हैं जिसको हम एडल्ट एज कहते हैं। सोचना समझना मेरा ख्याल है कि आजकल के ज़माने में तो सब्जेक्टिव हो गया हुआ है। बट उस एज में जहाँ आप इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं, तो आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लेंस से हर चीज़ को देखना शुरू हो जाते हैं। और अगर किसी के पास ये ताकत आ गई है कि वो उसको परसुएड कर सकता है, उस क्राउड को, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे हम ये जो सोशल जजमेंट का प्रोसेस है, इसके अंदर एक कॉन्टिन्यूअम अगर आप उसको समझें कि आपका एक एक्सट्रीम पे एक्सेप्टेंस है, दूसरे एक्सट्रीम पे रिजेक्शन है और दरमियान में नॉन कमिटमेंट है। ज्यादातर लोग वो होते हैं, खास तौर पर इस तरह के पॉलिटिकल या रिलीजियसली पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में, जो इधर एक्सट्रीम पे होते हैं, या वो उसको मैसेज को मुकम्मल एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या मुकम्मल रिजेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस मैसेज को प्रोसेस करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझने की कोशिश करते हैं और उसके मुताबिक एक्ट करते हैं। और उसकी वजह बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूं कि रिलीजन जो है खास तौर पे, उसका ताल्लुक रीजन से नहीं होता, उसका ताल्लुक फेथ से होता है कि आपने बस एक डिवाइन पावर है, उसने जो कुछ कह दिया है आपने उसको मानना है। और फिर जब उसमें रेटरिक और ओरेटरी शामिल हो जाती है, पॉलिटिक्स में उसका तड़का लग जाता है, जो हम पूरी दुनिया में देखते रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि आजकल एक ग्लोबल राइज है इस तरह की पॉलिटिक्स का, जिसमें नेशनलिज्म भी है, रिलीजन भी है, हर उस तरह की चीज जिस पे आप इमोशनली एक्सप्लॉइट कर सकें लोगों को। मैंने अ, अपने मुझे याद है कि मेरे डॉक्टरल डिसर्टेशन में मैंने एक थ्योरी इस्तेमाल की थी, जो जिसको कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। कि आप जब एक इस तरह का सिक्योरिटी ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं और आप ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और उसके लिए हर तरह की जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं वो भी हम कर सकते हैं, हम लॉ को भी वायलेट कर सकते हैं, तो बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं, आप उन चीजों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं जो इन हुकूमतों ने इस्तेमाल किया है, ट्रंप ने इस्तेमाल किया है, मोदी ने इस्तेमाल किया है, हमारे मुल्क में बहुत सारे सियासतदान इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर लोग आपके मैसेज पर आपसे सवाल करना शुरू हो जाएंगे, और उससे बचने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों को एक ऐसे मैसेज के पीछे लगाई रखें जो खूबसूरत बहुत लगता हो, अपीलिंग बहुत हो, लेकिन समझ में किसी की ना आए। तो ये हो रहा है बुनियादी तौर पर यहाँ पे। ये उस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ शुरू हो गई है। मैं जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ जिनके साथ मैं स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस कवर करता रहा हूँ एक जमाने में, और वो कहते हैं कि ये तो हमने कभी सोचा नहीं था, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि हम इस तरह की पॉलिटिक्स देख चुके हैं अपने मुल्क में, कि जब तक आप वो कानून का दायरा बनाई रखते हैं और आप ये कहते हैं कि इस कानून को वायलेट करने वाले किसी भी फर्द पर उसी तरह से हम क्रैकडाउन करेंगे जैसे किसी और पे करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्रीड, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस। जब वो ढकना आप उठा देते हैं सरकारी सरपरस्ती में और सरकार ये कहना शुरू हो जाती है कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन गद्दार है और कौन सा रिलीजन जो है वो डोमिनेट करना चाहिए, कौन सी रेस डोमिनेट करनी चाहिए, जैसे हमने ट्रंप के जमाने में होते हुए देखा, तो उसके बाद फिर उस जिन को बोतल में वापस बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब यही हो रहा है। इसको रिपब्लिकन पार्टी भी, मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी भी इसको इसलिए अभी हवा दिए जा रही है। आप देखते हैं कि उनके इवन कैंपेन्स में आपको इस तरह के अब सेंटिमेंट मिलते हैं। हाउस के अंदर बैठे हुए उनके जो लोग हैं वो इसको हवा देते रहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इसकी बुनियाद पे हमें वोट मिल सकते हैं और इस सेंटिमेंट के गिर्द हम रैली कर सकते हैं अपने सपोर्टर्स को। सो मुझे तो ये सिर्फ बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसमें कमी आपको नजर नहीं आएगी।